Hello and welcome everyone. We are having Puneet Soni with us, who is All India rank 6 in GATE 2025 electrical branch. Puneet, first of all, very congratulations and very welcome to you. Thank you so much, sir. तो पुनीत से अभी इंटरव्यू से स्टार्ट होने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा था, तो इनकी जर्नी यार बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है। आप में से बहुत सारे बच्चे जब तैयारी स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट फेज ऑफ प्रिपरेशन में डिमोटिवेट हो जाते हो या अपने आप को जज करने लगते हो कि यार मेरी तो इतनी रैंक आई और किसी की जो है 10th रैंक आ गई, किसी की 6th रैंक आ गई, तो मैं अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता हूँ। अगर आप पुनीत की जर्नी पूरी सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अगर आप अपने आप को जज ना करते हुए अपने आप को एनालाइज करो तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। तो पुनीत, अब आप यहाँ से टेक ओवर करिए और अपनी जर्नी को डिटेल में पूरा बताइए कि गेट की शुरुआत कैसे की आपने, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी क्या रैंक थी और यहाँ से यहाँ तक की जर्नी में आपने क्या क्या प्रोसेस को फेस किया। ओके सर। सर मैंने गेट का प्रिपरेशन अपने कॉलेज थर्ड ईयर में स्टार्ट किया था। ठीक। कॉलेज में क्योंकि एसएस प्लेसमेंट नहीं होते थे इतने, तो सीनियर्स ने बताया गेट के बारे में। तो मैंने थर्ड ईयर में सर स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना स्टार्ट किया सर। अच्छा, सीधे स्टैंडर्ड बुक से स्टार्ट कर दिया आपने। यस सर, मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में बुक्स लवर था। तो ठीक है, सर ठीक टीएस भीमरा, बॉयल स्टेट, मॉरिस मेनो एंड नागराथ कोठारी कंट्रोल सिस्टम, मैंने अपने थर्ड थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में सिर्फ बुक्स ही पढ़ी थी। ठीक है, ठीक है। तो उनके थ्रू सर मैंने जब अपना पहला अटेम्प्ट दिया, तो सर मेरा रैंक आया था 4500। उस समय सर मैं कॉन्सेप्ट फिर भी ठीक ठाक सीख गया था, लेकिन जो चीज मैंने मिस करी थी वो थी टेस्ट सीरीज। मैंने ज्यादा मॉक अटेम्प्ट नहीं किए थे, तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता था। पेपर में मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहा था, लेकिन मैं सारे क्वेश्चन देख ही नहीं पाया था 18 में, तो इसलिए अच्छा रैंक नहीं आया और एक्यूरेसी भी थोड़ा अच्छी नहीं रही। ठीक है। देन सर मैंने ड्रॉप लेने का डिसीजन लिया। और सर क्योंकि फाइनेंशियली बहुत मैं वीक था, तो मैं दिल्ली में रहता था अपने फ्रेंड्स के साथ ही। और वीक में 3 दिन सर मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, ताकि मैं अपना उससे एक्सपेंडिचर कर सकूं। और बाकी ट्यूशन आप मतलब कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे? सर 11th 12th को 11th 12th वालों को फिजिक्स वगैरह आप पढ़ाते होंगे फिजिक्स शायद। एंड मैथमेटिक्स पढ़ाता था सर। मैथमेटिक्स, वेरी गुड। तो बाकी 4 डेज में मैं सर पढ़ाई करता था दिन भर। ठीक है। तो सर लास्ट टाइम में जो मैंने मिस्टेक करी थी, इस बार मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, सब कुछ रिवाइज किया। और सर बुक्स से पढ़ने के, बुक्स में क्या है सर, हम एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, वो बात सही से क्लिक नहीं होती है। बिल्कुल लेकिन सही। जब एक फैकल्टी कुछ पढ़ाता है, तो वो एक अलग लेवल से क्लिक होती है। तो सर मैंने सच यूट्यूब से ही सब डिफरेंट डिफरेंट टीचर से पढ़ा था सर। मैं आपका कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम आपसे पढ़ा था, एंड ईएमएफटी भी सर आपसे पढ़ा था। तो उसके सर मैंने नोट्स बनाए थे प्रॉपरली दिस दैट टाइम। एंड साथ में सर मैंने टेस्ट सीरीज को बहुत इंपॉर्टेंस दी थी। मैंने स्टार्टिंग से ही टेस्ट सीरीज देना। तो टेस्ट सीरीज में जैसे आप सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज या मॉक टेस्ट, कौन सी टेस्ट सीरीज की आप बात करें वो भी थोड़ा सा बताइए बच्चों को। सर जैसे मैं क्या करता था, पहले मैंने नेटवर्क से स्टार्ट किया सर। तो मैंने जैसे सपोज नेटवर्क खत्म कर लिया, तो उसके इमीडिएटली बाद में सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। ठीक है। सबसे पहले टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देता था। उसमें मैं टॉपिक वाइज में मेरा मोटिव रहता था सर, कभी भी मैं ये नहीं देखता था कि मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज मेरे को कंसेप्ट को इम्प्रूव करने के लिए था। और उसमें मैं क्लॉक भी नहीं देखता था, कि अगर हम्म। टाइम खत्म भी हो जाए कोई इशू नहीं है। तो उससे सर काफी सीखने को मिला, कंसेप्ट इम्प्रूव हुआ। देन धीरे धीरे मैं एक एक करके सब्जेक्ट ऐसे गो थ्रू किया सर। तो आप 4500 रैंक आपकी आई, वहां तक यस आपका सर, सेल्फ स्टडी वाला 19 था, में। फिर आपने थोड़ा टीचर्स की थोड़ी हेल्प ली और उनके थ्रू थोड़ा यस सर। कंसाइज मैनर में पढ़ना शुरू किया, मगर उसके साथ साथ आपके ऊपर ये भी जिम्मेदारी थी कि आप साथ में बच्चों को 11th 12th का मैथमेटिक्स फिजिक्स भी पढ़ा रहे हो, जाहिर सी बात है वहां पे भी थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता होगा तैयार करने के लिए कि यस क्या सर। पढ़ाना है बच्चों को। साथ के साथ आप पढ़ाई भी करते हुए जा रहे थे और मॉक टेस्ट का भी आपने ध्यान रखा। तो जी ये सर। सब करने कराने के बाद हुआ क्या, मतलब 4500 से कहाँ पहुंचे आप? सर इसके बाद 2019 में मेरी 154 रैंक आई इलेक्ट्रिकल में। 154, मतलब अंडर 200 आपने फोड़ दिया उस साल। यस सर। ठीक है, फिर तो 154 जो आपकी रैंक आई, तो उसमें आपको क्या लगता है कि 4500 वाले से 154 रैंक लाने में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो आपको लगा कि यार ये फैक्टर ने मतलब बहुत हेल्प की मेरी? अब टेस्ट सीरीज तो चलो ठीक है, आपने फिगर आउट कर लिया, बट आई एम श्योर कि टेस्ट सीरीज के अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें ऐसी रही होंगी जो आपने सही करी होंगी या टेक केयर करा होगा कि यार इस बार ये मिस्टेक्स नहीं करनी मुझे। सर मैं पहले बताऊंगा जो मैंने गलतियां करी थी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले सर मैंने 18 में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए थे। ठीक है, तो पॉइंट नंबर, शॉर्ट नोट्स। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं रिवाइज कैसे करूं सर, इतना कुछ है, वो मिस्टेक थी। दूसरा सर, कॉलेज में थोड़ा डिसिप्लिन नहीं था मैं। कभी ठीक है। पढ़ता था फिर गैप आ जाता था, तो मैंने
तो मैंने मोटिवेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसिस्टेंसी को दी कि मेरे को डेली पढ़ना है, चाहे मेरे को रिजल्ट मिले या ना ना मिले। सेकंड थर्ड थिंग इज टेस्ट सीरीज सर। टेस्ट सीरीज में मैंने काफी सारे मॉक्स अटेम्प्ट करे थे, जिसकी वजह से मैं टाइम मैनेजमेंट करना सीख गया था सर। बिल्कुल। जी सर। ये 3 चीज़ें आपको लगता है कि आपने और इम्प्रूव सर की। एक टेस्ट सीरीज में जो मेरी मिस्टेक्स होती थी, मैंने उसका एक अलग से रजिस्टर बनाया था, जिसको मैं नोट करता था, और रिवीजन के टाइम में मैं वो जरूर रिवाइज करता था, ताकि वो मिस्टेक मैं रिपीट ना करूं। वेरी गुड। ये बात यार हम लोग बता-बता के बच्चों को थक जाते हैं, मगर आप देखो जो टॉपर्स होते हैं यार वो उन सजेशंस को फॉलो करते हैं, उन सजेशंस को अच्छे से एडॉप्ट करते हैं, उसपे थोड़ा अपना दिमाग लगाते हैं और उसके बाद एक अच्छी रैंक लेके आ जाते हैं। तो आप किसी भी साल टॉपर्स का इंटरव्यू देखोगे ना, आपको उन टॉपर्स के रैंक से fascinate नहीं होना चाहिए कि भाई पुनीत की 6th रैंक आ गई तो चलो मैं बहुत fascinate। पुनीत की जर्नी से आपको fascination होना चाहिए कि यार इन्होंने कौन-कौन से स्ट्रगल्स देखे। ये भी मेरी तरह ही बीच में डिमोटिवेट हुए होंगे, इनको भी कभी पढ़ने का मन नहीं करता होगा, इनको भी कभी देख के लगता होगा यार मेरी लाइफ कौन से डायरेक्शन में जा रही है। तो आप लोग ना उस जर्नी के साथ जब रेजोनेट करोगे ना, तो आप ज़्यादा बेहतर प्लान कर पाओगे अपने 1 साल के 2 साल को। रैंक 6 है पुनीत का, बहुत ग्लैमरस रैंक लगती है, अच्छा लगता है, सपने में सोचते हैं हमारी भी 6 रैंक आ जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा, बट भाई 6 रैंक लाने के लिए दिन-रात एक करने पड़ते हैं और 1 लाख बच्चा, 1.5 लाख बच्चा जिस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर रहा है, उसमें अगर आप अंडर 10 रैंक लेके आ रहे हो, तो यार ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, लाइफ टाइम का अचीवमेंट है। इसको करने के लिए उसी लेवल का एफर्ट, उसी लेवल का डेडिकेशन, उसी लेवल का आप सभी लोगों को प्लानिंग चाहिए होता है। तो पुनीत इसके बाद मैं जानना चाहूँगा कि जो आपकी 154 रैंक 2019 में आ गई, फिर उसके बाद आपने जैसा आपने बताया कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो आपने फिर उसके बाद अपने करियर को कौन से डायरेक्शन में सर टारगेट किया? सर एक्चुअली मेरा प्लान, इंटरेस्ट तो मेरा रिसर्च में जाने का था, बट फैमिली को भी सपोर्ट करना था, तो मैंने पीएसयू ज्वाइन कर लिया। एक ठीक है, महारत्ना पीएसयू मैंने ज्वाइन किया 19 के थ्रू, और ओके। मैं तब से लेकर अभी तक उसी में वर्किंग हूँ सर। तो आपने 2019 में महारत्ना पीएसयू जॉइन कर लिया था और आप उसमें वर्किंग हैं। तो यस सर। ये अचानक से ख़्याल कैसे आ गया कि यार 154 रैंक से अच्छी खासी सेटल्ड जॉब है, सब कुछ है, चलो एक बार और एग्ज़ाम दे के देखते हैं। और ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि होता क्या है जब हम जॉब वग़ैरह में जाते हैं तो पढ़ाई से थोड़ा आउट ऑफ टच हो जाते हैं। जैसे आज ही मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, उसकी 2-3 साल पहले 194 रैंक थी करीबन। तो वो भी अभी किसी पीएसयू में इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो उसने मुझे मैसेज किया कि सर मैं रेलवेज़ वापस आ गया इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में, तो मैं तैयारी करना चाहता हूँ मगर मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच हो चुका हूँ 3 साल में। आपका तो 4-5 साल का गैप हो गया, तो पहली चीज़ तो डिसीज़न कैसे लिया? लिया भी तो ये जो 4-5 साल में आप टच में थे या नहीं थे उसके बारे में भी थोड़ा बताइए? सर दो तीन रीजन थे। सर पहला तो मैं थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल तो हो गया पीएसयू में आने के बाद। बिल्कुल, सेकंड थिंग इज, हम सर एक तो मेरे को टेक्निकल में बहुत इंटरेस्ट है, तो मेरे को आईआईटी का टैग लेने का बीटेक से ड्रीम था। दूसरा सर, मैंने सर जब प्रिपरेशन करी थी तो 19 में मेरा सर मॉक टेस्ट में सिंगल डिजिट रैंक आता था, हमेशा बहुत अच्छा रैंक आता था, तो मेरे को लगता था 19 में रैंक 10 के अंदर ही आएगा। बट पेपर बहुत इजी आ गया था सर, तो 19 का इसलिए रैंक, जी सर, तो वो ड्रीम मेरा फुलफिल नहीं हो पाया था, तो तो इस साल मतलब मैंने ये सर, तो आपका दिल टूटा हुआ था तो वो उसका आपके कसक थी आपके अंदर। जी, तो वो सर रैंक वन का कहीं से दिमाग से जाता नहीं था। मैंने सर जिस दिन पढ़ना शुरू किया था, फर्स्ट डे ही मैंने बोर्ड पे रैंक वन 2025 लिख दिया था, और उसी को देख देख के मैं मोटिवेट होता था। सबसे बड़ा रीजन सर वही था। सेकंड मेरा सेल्फ ग्रोथ, मैं एमटेक करना चाहता अच्छा, तो बेसिकली अब देखो यार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि मतलब बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने की चाहत रखते हैं। तो अब अचानक से इनके दिमाग में आया होगा कि यार रैंक 154 जब इनकी आई तो उस टाइम में रैंक 1 ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, पेपर जब कभी-कभी आसान आता है तो एक अच्छा स्टूडेंट भी पीछे रह जाता है और एक थोड़ा कम प्रिपरेशन वाला स्टूडेंट भी ठीक-ठाक रैंक लेके चला जाता है। तो फिर 25 पे इन्होंने जब दिया तो इनकी 6 रैंक आ गई। इनका पर्पज़ ये है कि शायद ये एमटेक करना चाहते होंगे। मेबी इससे इनको आगे प्रमोशन में या आगे किसी और तरीके से इनके जॉब में इनको हेल्प मिलेगी या इनके ऊपर एक टैग अच्छा बन जाएगा, प्रोफाइलिंग इनकी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप पूरी जर्नी को सम अप करो यार तो पुनीत ने एक मतलब ड्रीम देखा कि यार चलो अच्छा गेट में रैंक लेके आनी है। गेट में पहले 4500 रैंक लेके आए। 99% लोग 4500 रैंक लाने के बाद अपने आप को जज कर लेंगे कि भाई मैं कहीं स्टैंड नहीं करता हूँ, मेरा कोई लेवल नहीं है। क्योंकि जब इनकी 4500 रैंक आई हुई, उस टाइम भी किसी की 6th रैंक आई होगी, किसी की 3rd रैंक आई होगी, किसी की 50 आई होगी। तो उसको देख के इन्होंने अपने आप को जज नहीं किया। इन्होंने एनालाइज़ किया कि भाई मुझसे क्या-क्या गलती हुई, लेट अस रेक्टिफाई दिस एंड लेट अस वर्क हार्डर एंड हार्डर। प्लस ये तो ट्यूशन भी पढ़ा रहे थे साथ के साथ, इनके ऊपर फैमिली का भी प्रेशर था। तो आप सोचो ना इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी अगर बंदा सामने वाला मैनेज करके 154 रैंक भी लेके आया 2009 में, तो वो तो अपने आप में एक सक्सेस स्टोरी है। आप में से जितने भी लोग ये छोटे-छोटे एक्सक्यूज़ेज़ देते हो कि सर
मेरे साथ ये कमी है, मैं मुझे सब्जेक्ट में पीवाईक्यूज़ में आज नहीं लगा पाया, आज मेरे कॉलेज में ये लैब का टेस्ट था, आज मेरी लाइफ में ये हो गया, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी। यार सबकी जर्नी ना अप्स एंड डाउन से भरी होती है। तो आप पुनीत की जर्नी से ये सोच सकते हो कि आप अपनी गलतियों से सीख के अगर एक मेहनत लंबे समय तक करने का एफर्ट डालते हो ना, तो हमेशा आपकी अच्छी रैंक आएँगी। पुनीत, 1-2 चीज़ें मैं आपसे और जानना चाहता हूँ, जैसे जब आपकी जर्नी इतनी लंबी होती है, जैसे कि आपने सोचा कि चलो 4-5 साल बाद मैं वापस से गेट का एग्ज़ाम देता हूँ या एक एमटेक करने का रास्ता चूज़ करता हूँ। तो इतने सालों तक आप पढ़ाई के टच में कैसे रहे? मतलब टच में थे आप या अचानक से आपने, ज़ाहिर-सी बात है 1 डेढ़ साल पहले आपने डिसीज़न लिया होगा कि मुझे 25 देना है। तो इसके बारे में भी थोड़ा-सा इलैबोरेट करिए। सर टच में तो मैं नहीं था क्योंकि चीज़ें भूल गया था। बिल्कुल, मैंने अपने नोट्स सब कुछ सँभाल के रखे थे और मैंने 24 में डिसाइड किया था कि मैं 25 का गेट दूँगा ओके, और सर जून के अराउंड मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो मैंने ओके। वापस से अपने सारे सोर्सेज़ गैदर किए थे और उसी से सर मैं फिर धीरे-धीरे अपना फ्लो में आया था। तो जॉब के साथ कैसे मैनेज करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे जॉब के साथ? एक बार आप अपना पूरे दिन का रूटीन बताइए। सर वैसे तो बहुत दिक्कत होता था सर जॉब के साथ। मेरा टाइमिंग सर 9 टू 6 का ऑफ़िस टाइमिंग है। ठीक है। तो सर मैं क्या करता था, मैंने सर एक मिस्टेक और करी थी। मैं मैथ्स और एफटी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया था मैंने। 19 वाला, 2018 में 18 18 में वाला। सर। ओके, ओके, ओके। तो तो वो मैंने जो 19 में रखा था वो इस बार भी रखना था। मैंने क्या किया सर, डेली मॉर्निंग में मैं 1 घंटा मैथ्स पढ़ता था, वो फिक्स था सर। कितने बजे उसमें पढ़ते मैं थे? सर सुबह 7 से 8 7 से 8 पढ़ते थे, ठीक है। वो फिक्स था 1 घंटा मैथ्स करना है। और सर ऑफ़िस में जब मेरा 1 से 2 का लंच ब्रेक होता था, तो फटाफट खाना खा के मैं आधा घंटा एप्टीट्यूड लगाता था। वो भी गज़ब! फिक्स था सर। हाँ, जब देन करने सर थे। जब मैं शाम को सर जब घर आता था, तो काफ़ी थक जाता था सर, एग्ज़ॉस्ट हो जाता था, पढ़ नहीं पाता था, तो मैं सबसे पहले पावर नैप लेता था हुँ। आधे घंटे का। उसके बाद सर मैं 8 बजे पढ़ना स्टार्ट करता था, खाना खाने के बाद आराम से, फिर 8 से 12 मैं 4 घंटे पढ़ता था डेली। ये मेरा 4 शेड्यूल था सर। फिक्स था बिल्कुल। जी सर। ठीक है, तो आपका शेड्यूल देख के मुझे अपने शेड्यूल की याद आ गई। जब मैं भी इन्फोसिस में था तो मेरा भी यही वर्किंग टाइम था, 9 से 5 रहता था, घर आते-आते साढ़े 5 बज जाता था। फिर मैं 1 डेढ़ घंटे सो लेता था, रिलैक्स होके फिर 7 बजे से लेके मैं तब तक पढ़ता था जब तक कि जब तक पढ़ सकते थे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। और ज़ाहिर-सी बात है आपने भी शायद सैटरडे संडे को ज़बरदस्त मैक्सिमाइज़ किया होगा। यस सर। सो दैट आपका थोड़ा बहुत जो बैकलॉग होगा वहाँ पे आप कवर करते होंगे सैटरडे संडे, है ना? सैटरडे, संडे सर मैं 7, 8, 9 घंटे पढ़ता था। वेरी गुड यार। तो देखो, अब देखो यार, ये करने वाली बात होती है। अब इनके मन में इच्छा थी, करना है तो ये कर लेगा। जिसको करना होता है यार वो कर लेता है, जिसको नहीं करना होता है ना उसके पास हज़ार एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। और सबसे पहली चीज़, मैं पुनीत से एक ये भी चीज़ पूछना चाहूँगा कि पुनीत, जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैं क्लास नोट्स भी पढ़ूँ, मैं उस वो मटेरियल भी लगा लूँ, वो वर्कबुक भी लगा लूँ, इस टीचर से भी पढ़ लूँ, उस टीचर से भी पढ़ लूँ, ये फलाना-ढिमकाना। रिसोर्सेज़ को लिमिट करना, कन्फाइन करना कितना इम्पोर्टेंट है एक ऐसे बच्चे के लिए जो फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट देने जा रहा है खासकर? सर फ्रेशर्स के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट सर यही है, ज जन जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मेरे को भी लगता था सर ये भी कुछ कंटेंट ले लूँ, ये भी कंटेंट ले लूँ, बट उससे सर कुछ बेनिफिट नहीं होता। तो सबसे बेस्ट रहता है सर, आप जिसको भी फॉलो कर रहे हैं, कोई एक कोचिंग, उसी को ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो वो पढ़ा रहे हैं सर, उसको अच्छे से डेली लेक्चर्स देखने हैं, नोट्स रिवाइज़ करने हैं, उनके वर्कबुक्स लगानी है, पीवाईक्यू लगानी है और टेस्ट सीरीज़। सिंपल सी अप्रोच है सर, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करते हुए अगर हम इसी को फॉलो करेंगे, तो डेफिनिटली रैंक आएगा सर। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि आप कहीं से भी पढ़ें, अनअकैडमी से पढ़ें, किसी और कोचिंग से पढ़ें, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ, जिनसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। अगर आपको लगता है कि यार मुझसे फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो मैं आपके लिए सबसे अच्छा टीचर हूँ। मुझसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है, तो मैं बिल्कुल भी अच्छा टीचर नहीं हूँ। किसी और से फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, तो एक अपनी फ्रीक्वेंसी जिन टीचर से मैच हो रही है, इनको लगता है कि इनका पढ़ाया हुआ मैं समझ पा रहा हूँ, उनसे पढ़िए, उनके क्लास नोट्स ही आपके लिए गीता, बाइबल, कुरान है, आप उसको उठाओ, अच्छे से पढ़ो। पुनीत ने जैसा बताया, अगर कोई डीपीपी वर्कबुक मिलती है, तो उससे एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यूज़ आप अच्छी तरीके से लगाओ और टेस्ट सीरीज़ दो। यही चीज़ बार-बार आप लूप में रिपीट करते जाओ। पुनीत, एक चीज़ और जैसे मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे सपोज़ एक बच्चे ने अपनी तैयारी स्टार्ट करी, तो एक सब्जेक्ट उसने कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया, कंट्रोल सिस्टम के नोट्स भी पढ़ लिए, पीवाईक्यूज़ भी लगा लिए, उसके टेस्ट वेस्ट सब दे लिया। अब 2 से 3 महीने बाद कंट्रोल सिस्टम का जो टच है, ज़ाहिर-सी बात है वो थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा, छूट जाएगा। तो रिवीज़न को लूप में कैसे रखे बच्चा, सो दैट फ्रेश रहे वो अक्टूबर-नवंबर तक जाते-जाते कि यार मैंने जितना पढ़ा है कम से कम ठीक-ठाक मुझे याद है चीज़ें? सर एक्चुअली मैं क्या करता था, जैसे मैंने कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। इमीडिएटली बाद में सब्जेक्ट टेस्ट दे दिया करता था।
अब क्योंकि सर मैं कम से कम 3-4 टेस्ट सीरीज लगता था, तो मेरे पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बहुत सारे होते थे। ठीक तो है। जैसे सर 1 महीना हुआ, तो अब मेरे को लगता था सब्जेक्ट मैं भूल रहा हूँ, हुँ, तो हुँ, मैं हुँ, हुँ। बिना रिवाइज करे भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिया करता था। उससे क्या होता था सर, भले ही मैं इतना अच्छा स्कोर ना ला पाऊँ, लेकिन मेरा सब्जेक्ट वाइज होता था, और अगर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो बाद में अच्छे से एनालाइज करता था। जो क्वेश्चन नहीं बने, फिर मैं उसकी थ्योरी रिवाइज करता था। तो ओवरऑल ये मैं 1-1 महीने के गैप में सब्जेक्ट टेस्ट देता रहता था सेम, भले ही मैंने उसकी थ्योरी रिवाइज करी हो या ना करी हो। कायदे से देखो यही परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी होती है, यही मैं आप लोगों को क्लास में बताता हूँ कि कभी भी आपको ऐसा लगे सब्जेक्ट का टच छूट रहा है, 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन सब्जेक्ट को उठाओ, लगा डालो। वहाँ से आपको पॉइंटर्स पता चल जाएँगे, यार ये पॉइंटर्स भूल रहा हूँ, उनको जाके वापस नोट्स में रिव्यू कर लो। जो पॉइंटर्स आपको आते हैं उनको रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपका टच बना रहेगा। अच्छा पुनीत, ये भी होता है जैसे मान लो नवंबर तक तो जोश में सब लोग तैयारी करते हैं, सारे सब्जेक्ट कर लेते हैं। जैसे अचानक से नवंबर खत्म होता है, बच्चे के दिमाग पे प्रेशर आता है कि अरे 8-10 सब्जेक्ट, उसके बाद मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड, सबके नोट्स, सबके पीवाईक्यूज़, सबके वर्कबुक्स सब पड़े हुए हैं, क्या करें, क्या ना करें, मॉक टेस्ट देना है, तो बच्चा प्रेशर में आ जाता है वहाँ पे, पैनिक कर जाता है और लास्ट के 2 महीने में अपने एफर्ट को मैक्सिमाइज़ नहीं कर पाता। तो लास्ट के 2 महीने के प्रेशर को कैसे हैंडल करना चाहिए आपके हिसाब से? सर मैंने तो क्या किया था, जब लास्ट के 2 महीने आए थे तो मैं रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस किया, और जो मेरा जैसे कुछ होता है सर, नवंबर आ गया लेकिन 1-2 सब्जेक्ट पढ़ने से रह गए हैं। बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो सर हम नया ज़्यादा पढ़ते हैं, रिवीजन कम करते हैं, लेकिन जैसे-जैसे टाइम ज़्यादा लगा, मैंने रिवीजन का टाइम बढ़ा दिया और उन सब्जेक्ट का ड्यूरेशन कम कर दिया। तो वेरी सर मैं दिसंबर एंड से मैंने रिवीजन ज़्यादा करने लगा मैं। जो-जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, उनको मैं पढ़ता गया, और बीच में 1-1 घंटा मैं जो सब्जेक्ट रह गए हैं, उनको भी पढ़ता था सर। तो उसके लिए सर, जो मैंने पुराने टेस्ट सीरीज़, जैसे मैंने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए, जो क्वेश्चन मैंने गलत करे या नहीं बने, तो उसको मैं नोट करता था। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करता था, अच्छे क्वेश्चन मार्क करता था। तो वो अटेम्प्ट करके मैं सर मैं रिवाइज़ करता था, और साथ में जो थोड़ा टाइम बचता था, तो नए सब्जेक्ट्स भी पैरेलल में रखता था। वेरी गुड। बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी है आपकी यार। जैसे बोलते हैं ना कि विराट कोहली जब कवर ड्राइव मारता है तो बोलते हैं कॉपी बुक शॉट मारा उसने, तो वैसे इनकी स्ट्रैटेजी ना बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रैटेजी। मतलब कोई अगर नया बच्चा देख रहा है, जो मे बी अप्रैल से या मार्च एंड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है, तो बिल्कुल आप इनकी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। मतलब ये वही सारी बातें हैं जो जिनसे मैं भी बहुत अलाइन्ड हूँ और यही सारी बातें मैं आप लोगों को क्लास में भी समझाता हूँ कि बिल्कुल ये तरीका आपका ऐसा ही होना चाहिए। पुनीत, जैसे कि आपने पीवाईक्यूज़ के बारे में बताया, तो पीवाईक्यूज़ को बच्चा किस तरीके से इस्तेमाल करे सो दैट उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल काफ़ी एक्सीलेंट हो जाए? एक तो ये होता है कि टॉपिक पढ़ने के बाद बच्चे ने पीवाईक्यू देखा, नहीं बना, पीछे पलट के सॉल्यूशन देख लिया उसका। क्या ये तरीका सही है या आपने कौन-सा तरीका लगाया था और आपने कितने साल के पीवाईक्यूज़ अटेम्प्ट किए थे? अपनी ब्रांच के किए थे, अदर ब्रांचेस के भी किए थे? एक बार पीवाईक्यू के अराउंड थोड़ा-सा आप बताओ, आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कंप्लीट? सर मैंने पीवाईक्यू तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल के लगाए थे। ठीक जब है, मैं सेकंड रिवीजन के लिए गया था, तब मैंने इलेक्ट्रिकल, ईसी, आईएन तीनों के लगाए थे। ठीक है। और सर मुझे ऐसा लगता है पीवाईक्यू को हम 2 तरीके से ले सकते हैं। वो कई लोग क्या होता है सर, क्वेश्चन नहीं लगे तो वो उसको अपना एनिमीज़ मानते हैं, डर बैठ जाते हैं मन में। बट हुँ, सर हुँ। सबसे अच्छा जो बूस्ट देगा वो पीवाईक्यू ही है। पीवाईक्यू से हमें गेट का लेवल पता लगेगा, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो पता लगेगा। बिल्कुल अगर सही बात। सर जो क्वेश्चन मेरे से नहीं होते थे, तो मैं इमीडिएटली तो आंसर नहीं देखता था सर। पहले मैं उसके बिहाइंड की एक बार लेक्चर देख लिया, दोबारा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करी। फिर भी नहीं हो रहा है तो मैंने सॉल्यूशन देखा और उसको टिक मार्क कर लिया करता था। या फिर जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको भी टिक मार्क करता था। और रिवीजन के टाइम में मैं दोबारा, मेरी ये होता था कि अब की बार मेरे को बिना सॉल्यूशन देखे ये क्वेश्चन सही लगाना है। तो सर मैं यही स्ट्रेटजी फॉलो करता था। परफेक्ट। और कितने साल के पीवाईक्यूज़ आपने लगाए थे? सर मेरे पे जो पीवाईक्यू बुक थी उसमें तो सभी लगाए थे 1985 से ऑनवर्ड्स। अच्छा, मतलब और पूरे मान के चलो जितने भी 25 से 30 साल के बीच में पीवाईक्यू। पीवाईक्यू ठीक है, पूरे लगाए थे सर। वेरी गुड। और एक तो ठीक है, आपने ये पीवाईक्यूज़ वाला बता दिया। एक क्या होता है जैसे जनवरी में ना फुल लेंथ मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। आपने कितने फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिए थे और उसके एनालिसिस कैसे करते थे? उसने आपको कैसे हेल्प करी ऑल इंडिया रैंक 6 यानी कि अंडर 10 ब्रेक करने में? सन 19 में तो मैंने 10-12 मॉक दिए थे, लेकिन अभी जॉब के कारण मैं 5 से ज़्यादा मॉक नहीं दे पाया था। ठीक है। लेकिन जनरली मेरे हिसाब से हर बच्चे को मिनिमम 10 मॉक्स देने चाहिए। और सर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब भी मॉक अटेस्ट करता था, पहला तो सर जिस टाइम पे पेपर है उसी टाइम में अटेम्प्ट करता था, ताकि बॉडी को बैठने की हैबिट हो। हुँ, हुँ। दूसरा सर, मॉक जब मेरा कंप्लीट हो जाता था, तो उसकी मैं आराम से कम 1 डेढ़ घंटा उसको एनालाइज़ भी करता था। हर एक क्वेश्चन्स को जो नहीं बना, उसकी थ्योरी रिवाइज़ करता था। जो
कुछ साथ में बुक मार्क करता था बाद में रिवाइज करने के लिए, कुछ नया सीखने को मिला तो अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लिया करता था सर। ऐसे सर मैं अटेम्प्ट करता था। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये कैसे आपने डिसाइड किया था कि पेपर को 3 घंटे में अटेम्प्ट कैसे करना है? मतलब पेपर अटेम्प्टिंग फिलॉसफी आपकी क्या थी कि पहले 1 नंबर का करूँगा, 2 नंबर का करूँगा, मैथ्स पहले एप्टी करूँगा। ये मतलब कुछ बना के गए थे या आपने सोचा था जो जी होगा वही सर। देखा नहीं सर, पहले से मैं 2-3 स्ट्रेटेजी चेक, अब जैसे सर मैंने चेक कर लिया, पहले कुछ और अटेम्प्ट किया, फिर जो मेरे को बेस्ट सूट करा। सर मेरा टेक्निकल ज्यादा स्ट्रांग था, तो सबसे पहले मैं 1 मार्क टेक्निकल करता था और मैं 45 मिनट्स की विंडो देता था उसको। ठीक उसमें है, कितने भी हो, चाहे सारे हो जाए या कुछ रह जाए, 45 मिनट्स के बाद मैं एप्टीट्यूड में आता था। ओके, एप्टीट्यूड को सर मैं 30 मिनट्स की विंडो देता था। उसमें मुझे कंप्लीट करना है, अगर हो गई तो ठीक, नहीं तो छोड़ के मैं फिर 2 मार्क में आता था। अब वेरी गुड। बाकी टाइम में मैं 2 मार्क करता था और एंड तक पहुंच जाता था सर। तो मेरे पास टाइम जो बचता था, फिर मैं एक बार दोबारा पूरे पेपर से घूमता था, उसमें जो क्वेश्चन चेक करने हैं या फिर जो रह गए वो कंप्लीट करता था। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, शानदार। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आज तक मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए, इतने साल से ले रहा हूँ, रैंक 1 का भी लिया, रैंक 2 का भी लिया, अभी रैंक 7 का भी लिया, शुभदीप जो बच्चा था वेस्ट बंगाल का। बट स्ट्रैटेजी वाइज़ अगर मैं बोलूँ तो मेरी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आज तक पुनीत से मैच हो रही, हो सकता है सरनेम सेम हो इस वजह से मैच हो रही हो। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि पुनीत ने जो 4-5 साल के बाद पेपर दिया तो एक एक्सपीरियंस हो जाता है, पिछली बार क्या गलतियाँ की थी, लोगों को देख के, तो मे बी इनका एक्सपीरियंस वहाँ पे काम आ रहा है। तो यार इनकी जितने भी लोग इंटरव्यूज़ देख रहे हो ना, सिर्फ ये बातें सुनो नहीं, इनको कॉपी पे नोट डाउन भी करते जाओ, फिर इसमें आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी लिमिटेशन, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से एक बहुत ही मतलब शानदार एक आप अपना रोड मैप बना सकते हो कि यार 1 साल तक मुझे ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है। अच्छा पुनीत, ये सब तो हो गई चलो प्रिपरेशन वगैरह के अराउंड की बातें। कई बार क्या होता है कि जब हम जॉब में होते हैं, तो हमारे पास इतना मोटिवेशन होता नहीं कि हम चलो पढ़ाई करें। बहुत आसान होता है डिस्ट्रैक्ट होना कि आप जॉब से आए, इतने घंटे जॉब करके, आप बैठे, मोबाइल निकाला, इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोला, ये खोला, वो खोला और उसी में 2-4 घंटे बड़े आराम से टाइम पास कर दिए। तो ये जो क्रेविंग है, ये जो डिस्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, इसको आपने कैसे होल्ड किया? सर मैं क्या करता था सर, जैसे अगर मैं फोन चला भी रहा हूँ तो मैं गया तो गेट के ग्रुप्स के मैसेज ही देखता था, क्वेश्चंस देखता था। और अगर मैं यूट्यूब पे हूँ तो गेट रेलेवेंट वीडियोस, चाहे वो ठीक। गाइडेंस की हो या कोई टॉपिक रिवीजन हो। मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो मैं कोई टॉपिक जैसे कोई रिवाइज करा रहा था, मैं वही देखता था, मैं अननेसेसरी थिंग्स नहीं देखता था सर। नहीं तो मतलब ये कंट्रोल कैसे करते थे? आता ही नहीं था, अंदर से इच्छा ही नहीं होती थी या फिर ये ऐप्स ही आपने अनइंस्टॉल कर दिए थे जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया और ऐसे जितने भी ऐप्स हैं जो बच्चों का जनरली रहता है कि सर हमारा टाइम इसमें वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, रेगुलेट नहीं कर पा रहे। सर अनइंस्टॉल तो नहीं किए थे, बट मेरे को लगता है मोटिवेशन जितना स्ट्रांग रहेगा सर, तो वो अपने आप अंदर से आएगा। जैसे ठीक है, सर मतलब मेरे को, बेसिकली हाँ, हाँ। बोलिए, बोलिए। सर AR1 मतलब रैंक 1 लाने का मेरा ड्रीम था, और वो मेरे को बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रांग मेरा बिलीव था कि मैं ला सकता हूँ आराम से, बस मेरे को मेहनत करना है। तो वही फॉलो किया सर। ठीक है, मतलब आपने बेसिकली रेगुलेट कर दिया उस पूरे के पूरे प्रोसेस को। तो पुनीत बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, आपकी सारी स्ट्रैटेजीज़ बच्चों तक पहुँचा के कुछ और अगर आप बच्चों के साथ अपनी तरफ से शेयर करना चाहते हैं जो 26-27 देने वाले हैं या जो आपके जूनियर्स हैं, जो गेट एग्ज़ाम के लिए अभी धीरे-धीरे तैयार हो रहे हैं, तो अगर आप उनको कुछ गाइड करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो बिल्कुल दीजिए। सर मैं फ्रेशर्स को तो यही बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत कंफ्यूज मत होइए। आपको जो भी कोचिंग अच्छी लगती है आप वहां पे जाइए, टीचर्स के गाइडेंस को फॉलो करिए, आप डेली लेक्चर्स देखिए, उसको रिवाइज करिए। सिंपल सा प्रोसेस है, आपको लेक्चर्स देखना है, उनके वर्कबुक्स लगानी है, देन PYQ लगाना है और टेस्ट सीरीज लगानी है, और रिवीजन आपको वीकेंड्स पे जरूर प्लान करना है। बस इसी को फॉलो करिए, आपका रैंक अच्छा आएगा सर। दूसरा सर, जो लोग 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो सर मैं अपना एक और बताना चाहूंगा। जब मैंने 19 में गेट दिया था सर, मेरा रैंक अच्छा आया। अब 25 में सर मेरे को लग रहा था अगर मैं सेम कॉपी करूंगा तो शायद मैं फिर से डबल डिजिट में रह जाऊं। तो मैंने एक चेंज यहाँ भी किया था सर। सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे, लेकिन सर होता है कहीं ना कहीं लूप होल्स रह जाते हैं। तो मैंने सोचा इस बार मैं उन लूप होल्स से भी वर्क करूंगा सर। तो सर मैंने जैसे मेरे कंट्रोल सिस्टम, सिग्नल सिस्टम में जो लूप होल्स थे वो मैंने आपके वीडियोस के देख के दूर किए थे, कोर सब्जेक्ट्स के मैंने देखे थे और जगह से। तो ऐसे करते करते सारे लूप होल्स को मैंने इस बार टारगेट किया था, ताकि मेरे सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हो जाएं। बहुत ही बढ़िया यार। देखो ये तो मतलब यही मैं बोलता हूँ जैसे कि अब कोई इंसान है उसके अंदर ये क्षमता होनी चाहिए सोचने समझने की यार
मैं कैसे प्लान करूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है। जब तक आप खुद को एनालाइज़ नहीं करोगे, खुद से बात नहीं करोगे ना, ये सारे आंसर्स मिलेंगे नहीं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अब अकेले बैठ के आधे घंटे खुद के साथ नहीं बिताते हैं। थोड़ा-सा टाइम मिला मोबाइल चलाने लगे या कुछ और इधर-उधर का। कोशिश करो डेली 10 मिनट, 15 मिनट पार्क में जाके, कहीं जाके खुद से ही बात करो कि भाई मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। आपका जो इनर सेल्फ है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको पॉजिटिव सजेशंस दे सकता है, मैसेजेस दे सकता है, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचने में हमेशा हेल्प आउट करेंगे। जैसे पुनीत भी बता रहे हैं, इन्होंने सोचा होगा ना कि यार ये लूपहोल रह गए मेरे। तो ये सोचना का मतलब इन्होंने बैठा होगा, ध्यान दिया होगा, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे, एक स्ट्रैटेजी बनाई होगी, प्लानिंग किया होगा, उसके एग्जीक्यूशन पे ध्यान दिया होगा, तब जाके यार टॉप की रैंक आती है। तो सर इसमें सर साथ में सर मैं मैनिफेस्टेशन भी करता था। मतलब बहुत लोग नहीं करते होंगे, उनको अजीब लगेगा, लेकिन मैं सर जब डेली सुबह उठता था तो मिरर में मैं एक बार अपना ड्रीम सोचता था और ऐसे फील करता था मान लो मैंने वो अचीव कर लिया है। तो वो जो फीलिंग आती थी सर, उससे इतना मोटिवेशन आता था। तो नहीं, नहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिना मैनिफेस्टेशन के कुछ हो नहीं सकता है। जैसे आई एम आल्सो अ वेरी स्ट्रांग बिलीवर ऑफ मैनिफेस्टेशन, मतलब अगर आपने किसी चीज़ को बिल्कुल दिल से चाह लिया, बहुत सारे लोग उसको अलग-अलग तरीके से बोलते हैं, बहुत सारे लोग द सीक्रेट बुक का एग्ज़ाम्पल देते हैं कि भई आप उसको 3 स्टेप्स बता दिए, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई आप उसको मैनिफेस्ट कर लो। कई मूवीज़ में बोला गया है कि भाई जब तक पिक्चर खत्म नहीं हो जाए तब तक हैप्पी एंडिंग नहीं होती। तो तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विदाउट मैनिफेस्टेशन कुछ पॉसिबल नहीं है। जब तक आप स्ट्रांगली बिलीव नहीं करते हो कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तब तक आप कभी नहीं कर पाओगे। जैसे पुनीत जो बता रहे हैं वैसे ही जब मैं इंजीनियरिंग सर्विसेज़ की तैयारी करता था तो उस टाइम पे एक नीलाभ सक्सेना करके थे, उनकी इंजीनियरिंग सर्विसेज़ में फर्स्ट रैंक थी। तो मैंने उनके फर्स्ट रैंक वाला जो पोस्टर्स डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स वाले देते थे, तो मैंने पोस्टर निकाला था और उनकी फ़ोटो के ऊपर अपनी फ़ोटो लगा दी थी। और नीचे लिख दिया था ऑल इंडिया रैंक 1 विशाल सोनी। तो मतलब मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि यार मैं कर लूँगा, बस मेरे एफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी लोग पहले अंदर से विश्वास करो कि यार मैं कर सकता हूँ। एक बार अंदर से आपके बिलीव जनरेट होगा, फिर उस चीज़ को आप हार्ड वर्क से बैकअप करो, क्योंकि सिर्फ मैनिफेस्टेशन से भी कुछ नहीं होगा कि आप बस सुबह उठ के डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ और फिर मेहनत पूरे दिन आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन विथ डेडली हार्ड वर्क इज़ अ वेरी ग्रेट कॉम्बिनेशन जो आपको सक्सेस तक लेके जाएगा ही जाएगा। तो अब पुनीत मैनिफेस्टेशन का आप बता रहे हो, थोड़ा-सा इसके बारे में और बताओ बच्चों को, आप पहले ऐसे स्टूडेंट हो जो इसके अराउंड कुछ बात कर रहे हो। तो मतलब मैनिफेस्टेशन का क्या प्रोसेस होता था? जैसे क्या सोचते थे आप? सर सबसे पहले जो मेरा ड्रीम था वो मैं अपने रूम में, जो मेरा स्टडी रूम में बोर्ड था, मैंने वहाँ पे लिख दिया था AIL1 गेट 2025। मैं डेली उसको देखता था सर, जब भी मेरे को लगता था कि मैं शायद वैसा नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, मैं हमेशा उसको देखता था। मैं याद करता था कि मैंने क्यों 25 पेपर में देने जा रहा हूँ। दूसरा सर, मैं मॉर्निंग में जब भी उठता था तो मैं मिरर में देखता था और फील करता था कि लाइक मैंने वो अचीव कर लिया और आईटी प्रोफेसर मुझे कॉल करके कांग्रेचुलेट कर रहे हैं। मैं उसको लिटरली सर इमेजिन करने की कोशिश करता था। तो वो इतना पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करता था सर, अपने आप सर फिर मोटिवेशन आता था। बिल्कुल सही बात है यार, ये एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बोली जो आज से पहले किसी ने नहीं बोली। आप लोग जिन लोगों को मैनिफेस्टेशन का वर्ड मतलब नहीं पता है, मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को इतना विजुअलाइज़ कर लो कि आपको लगे कि सच में आपके साथ हो चुका है। तो आप लोग थोड़ा-सा सर्च करो यूट्यूब पे, 2-4 वीडियोज़ देखो मैनिफेस्टेशन के अराउंड, और देखो मैनिफेस्टेशन के साथ-साथ हार्ड वर्क, ठीक है? दोनों का आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो सक्सेस जल्दी मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है पुनीत। और ओवरऑल अगर आपकी जर्नी को मैं सम अप करूँ तो मैं यही बोलूँगा कि एक बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है। इंस्पिरेशनल के साथ-साथ दिस इज़ अ जर्नी ऑफ बिलीफ, दिस इज़ अ जर्नी ऑफ हार्ड वर्क, और उसके साथ-साथ अगर आप देखोगे तो ऑल इंडिया रैंक 6 लाने के बाद भी पुनीत कितने हम्बल है, हम्बली सारी चीज़ों का जवाब दे रहे हैं, आपको सारी बातें बता रहे हैं। तो आप अगर सक्सेसफुल होते भी जाते हैं लाइफ में ना, तो हमेशा आपको हम्बल रहना चाहिए। इससे आपका जो नेक्स्ट टारगेट है, जो नेक्स्ट चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए ना आपको बाकी लोगों से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। जैसे अब मुझे पुनीत से बात करके मैं तो हमेशा चाहूँगा कि पुनीत अब इससे भी अच्छा कुछ लाइफ में करें। अगर यहीं पे कोई एरोगेंट स्टूडेंट होता, थोड़ी एरोगेंसी दिखाता, तो कहीं न कहीं शायद एक टीचर के मन में भी नेगेटिविटी आती कि यार चलो ठीक है, मतलब इट्स ओके। बट अगर कोई हम्बल होता है तो उसके लिए हर कोई एक पॉजिटिव ही ऑरा उसके अराउंड क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक पॉजिटिव ही वाइब्रेशंस उसके अराउंड देता है। तो पुनीत ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आप और भी अच्छे-अच्छे माइलस्टोन्स अचीव करो, फ्यूचर में हमारे साथ फिर जुड़ो और अपनी नेक्स्ट जो आपकी अचीवमेंट होगा उसको वापस से स्टूडेंट्स के साथ, हमारे जूनियर्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो लोग और मोटिवेट होके अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाएँ। और एक लास्ट चीज़ मैं जाते-जाते आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका लाइफ में अब आगे का क्या रोड मैप है? मतलब आप आगे क्या करना चाहते हो लाइफ में? व्हाट डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 इयर्स, 10 इयर्स डाउन द लाइन?
सर अभी करेंटली तो मैं एमटेक का ही सोचा है। ठीक है। एमटेक करके उसके बाद मैं स्विच करूंगा प्राइवेट में या फिर पीएसयू में रहूंगा, वो अभी इतना डिसाइड नहीं किया है। या तो अभी प्लान यही है सर। ठीक है पुनीत। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय थैंक यू साइड। सो अगर मच। आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आई एम ऑलवेज रीचेबल। आप मुझे इमीडिएटली मैसेज करो। होपफुली हम लोग रैंकर समिट में भी मिलेंगे, जो कि होने वाला है, तो वहाँ पे हम लोग फेस टू फेस मिलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं आपकी इस रैंक को। थैंक यू सो मच सर। ठीक है, चलो, थैंक यू पुनीत, एंड नाइस टॉकिंग विद यू। ऑल द बेस्ट यार।